तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 2025 का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का एकदम वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। देखिए, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम वायरल पेपर आपके सामने लेकर के आया हूं। क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, ये पेपर आपका सेम इसी तरीके का होगा जिस तरीके के आपके पेपर में आपके कॉलेज में पेपर आएगा, सेम इसी तरीके का होगा। और ये सेट लगभग हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे साथी, आज की इस क्लास को कंप्लीट देखना और सारे क्वेश्चंस एकदम शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक अगर आपने देखे तो पूरा का पूरा पेपर भैया यही आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, यानी यूं समझें तो भैया पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहीं से आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के वह सारे क्वेश्चंस, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बारीकी से एकदम अच्छे से नोट कर लेने हैं। और इससे पहले भैया नाम और अनुक्रमांक आप लोग अपना पेपर में डाल देना। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो 3 घंटे 15 मिनट है ना, लगभग 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर समाप्त करना है, जिसमें स्टार्टिंग के जो ये 15 मिनट मिलेंगे मेरे प्यारे साथी, सभी परीक्षार्थियों को अपना प्रश्न पत्र बारीकी से पढ़ना है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो मतलब इस पूरे प्रश्न पत्र में जब आपका पेपर में आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो उस प्रश्न पत्र में आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्टार्टिंग के जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। जैसा पहला निर्देश कह रहा है कि भैया सभी खंड, यानी आपको इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए जाएंगे, यानी ये प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र के पहले खंड में भैया 20 अंक के आपको सभी स्टूडेंट्स को बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए दिए जाएंगे, है ना। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं प्रश्न पत्र के दूसरे खंड में, तो वहां आप लोगों को 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न करने होंगे। तो चलो मेरे प्यारे साथी, आपको मैं डिस्कस कराता हूं, यानी आपको मैं बताता हूं जो आपके पेपर में खंड आ आएगा, जिसमें आपके 20 अंक के भैया बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वह सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली के पेपर में भैया छपे हुए हैं। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं, सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलिए भैया, पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, चलिए देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा दे रखा है यहाँ पर, और देखिए हमारे जो भी प्रश्न होंगे उसमें हमारे 3 खंड विभाजित होंगे, है ना। सबसे पहला हमारा उपखंड का होगा, है ना, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वह सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे भैया। ठीक है, यानी किसके होंगे, जो सबसे पहला हमारा खंड आएगा, है ना, खंड का, है ना, उसमें हमारे जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला प्रश्न देखो, और प्रश्न हमसे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार आता है ये प्रश्न पत्र आपके। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको पेपर में टिक लगा के आना है। चलिए आंसर की अगर मैं बात करता हूँ, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की पावर -9, ठीक है, m का मतलब है कि मोल। ठीक है, तो 10 की पावर -9 मोल दे रखी है। कह रहा है कि इस विलयन की pH मान क्या होगा, यानी इस विलयन का pH मान क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बड़ा ही आसान सा तरीका बताता हूं। देखो, आपको क्या करना है भैया कि डायरेक्ट हमेशा याद रखना कि अगर आपको जो सांद्रता है ना, वो कुछ इस तरीके से दे रखी हो, 10 की पावर -9, ठीक है, 10 की पावर में -3, ठीक है, 10 की पावर में -4, या फिर 10 की पावर में -5, तो भैया इसका राइट आंसर आपको पता है क्या कर देना। ये जो आपको पावर में माइनस दे रखा है ना, ये जो पावर में माइनस, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पावर को हटा देना है और सिर्फ वैसा आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पावर को हटा दूंगा तो यहाँ पर आपका कह सकते हो कि प्लस आ जाएगा, यानी धनायन आ जाएगा, यानी -9 की जगह यहाँ पर आपका आ जाएगा यानी कि धन आयन, यानी कि माइनस का 9 हट के यहाँ पर 9 केवल आ जाएगा। तो क्या होता है कि भैया यही हमारा कह सकते हो pH मान हो जाएगा। अब देखो, इसको करने के लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला आपका होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है pH =
माइनस का लॉग, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है उसको दर्शाने के लिए H+ आयन लिखते हैं। अब मेरे प्यारे साथी आपको याद कर लेना है कि H+ आयन हमारा कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कि भैया जी यहाँ पर हमारा H+ आयन 10⁻⁹ दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो 9 आप लोगों का होता है ये आपका बाहर आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस का लॉग पहले से ही जो माइनस है तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब ये जो माइनस का 9 है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये log 10 आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो एक फार्मूला होता है कि log, है ना, log a⁻b, तो ये बन जाता है भैया आपका b log a बन जाता है। देखो b जो आप लोगों का है वो आगे आ गया है, ठीक है। log a आप लोगों का बाद में चला गया log 10 बन करके। अब देखो सभी को पता होगा कि log 10 की वैल्यू जो होती है भैया वह 1 होती है ना। तो pH = आपका हो जाएगा -9, ठीक है, -9 और इंटू में 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो pH = 9 आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिक के तरीके से आपको याद कर लेना है कि 10 की पावर में अगर -9 दे रखा है ना तो इसका जो pH वैल्यू होगा, है ना, वो पावर में जितनी वैल्यू ऋण आयन में दे रखी है आपको उसको धन आयन में कर देना है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन का एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक मैंने इसको समझाया। अगर ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आता है भैया तो डायरेक्ट आपको करके आना है। अदरवाइज ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आता है तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बना करके आना है। बहुत ज़्यादा और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आपके पेपर में छपा हुआ है भैया, ठीक है। चलो आगे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, फटाक से आपको नोट कर लेने हैं और एक एक करके भैया सभी का आपको टिक लगाना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी राइट आंसर नंबर वो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन में नीले लिटमस पेपर को, एक विलयन है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, कह रहा है कि इसका pH मान होगा। मेरे प्यारे साथी आपको एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भी हमारा लिटमस पेपर है और कोई भी लिटमस पेपर को अगर कोई भी नीले लिटमस पेपर को यानी कोई विलयन है, कोई विलयन हमारा है जो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो हमेशा याद रख लेना भैया वह हमारा लिटमस पेपर पता कैसा होगा, वह हमारा जो लिटमस पेपर होगा वह हमारा अम्लीय होगा। कैसा होगा भैया? अम्लीय होगा। अम्लीय में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अम्लीय जो लिटमस पेपर होता है यानी अम्लीय जो विलयन होता है वह लिटमस पेपर को हमेशा नीले से लाल कर देता है। क्या कर देता है भैया? नीले से लाल कर देता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ क्षारीय की, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोई भी कहीं से भी प्रश्न आता है बड़ी आसानी से बना लोगे। देखो अगर क्षारीय विलयन है तो वो लाल से, ठीक है, अगर कोई क्षारीय विलयन है तो वो लाल लिटमस पेपर को भैया नीला कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अगर मैं अम्लीय विलयन की बात करता हूं तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है भैया वह आपका 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं क्षारीय विलयन के पीएच मान की तो वह 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो विलयन था वो नीले से लाल कर दे रहा था लिटमस पेपर को, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर हमारा अम्लीय विलयन होगा और अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 7, 6, 8, 10 में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 6 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे साथी कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। अब इस क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि भैया HCl HNO3, ठीक है, HCN या फिर H2SO4 में से हमारा दुर्बल अम्ल कौन सा है। देखो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं हमेशा याद कर लेना जो हमारा HCN होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, तो हाइड्रोजन साइनाइड हमारा जो होता है ये हमारा एक दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है भैया? दुर्बल अम्ल, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। HNO3 ये भी हमारा एक प्रबल अम्ल होता है ना। H2SO4 की यदि मैं बात करता हूँ तो ये भी हमारा एक प्रबल अम्ल होता है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दुर्बल अम्ल की, ठीक है, अगर मैं दुर्बल अम्ल की बात करता हूँ तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड यानी ऑप्शन नंबर बी यानी HCN हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको सभी प्यारे साथी एकदम सही कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की यानी हमारे अगले क्वेश्चन की। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, है ना, कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक, ठीक है, आयनों के विनिमय से, ठीक है, आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसे कहते हैं। देखो हमेशा याद कर लेना कि जब भी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि आयनों के विनिमय से जो नए यौगिक बनते हैं वह हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, तो हमेशा याद कर लेना वह हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने बताता हूं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे मैंने मान लो आयरन यानी फेरस को ले लिया और इसकी अभिक्रिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से करा दी। तो देखो होता क्या है कि जो Fe होता है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और स्वयं आ जाता है, तो बन जाता है Fe, ठीक है, बन जाता है FeCl2, ठीक है, बन जाता है FeCl2 प्लस H2O जो कि हमारा हाइड्रोजन है ना, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो Fe है ना, Fe हालांकि दो तरीके से आपकी रिएक्शन है, ये विस्थापन भी है द्विविस्थापन भी है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था आयनों के विनिमय से जो नए यौगिक बनते हैं उसकी अभिक्रिया क्या होगी भैया, तो वह हमारी हो जाएगी, कह सकते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको हटा लो, डायरेक्ट आप लोग समझ लो द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भैया कि लौह चूर्ण पर, कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो लौह चूर्ण की बात की गई है, किसकी बात की गई, लौह चूर्ण की। ठीक है, तो अगर मैं लौह चूर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो Fe होता है, ठीक है, और Fe पर अगर मैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को डाल देता हूं तो देखिए होता क्या है, ठीक है, तो देखिए होता है कुछ इस तरीके से कि ये जो Fe होता है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और FeCl2 है ना, FeCl2 यहाँ पर आ जाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है भैया ये आपकी बाहर निकल जाती है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर आंसर में आप लिखोगे, आंसर में देखो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो आगे बात करते हैं राइट आंसर की। एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो भैया हमारा बिल्कुल पहला वाला एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखो Fe हमारा था, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि यहाँ पर आयरन क्लोराइड निकलता है, देखो आयरन क्लोराइड निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती तो H2 निकल रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आप कर लेंगे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस है वह निकलती है और इसके बाद आयरन क्लोराइड हमारा साथ में निकलता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई आगे बात करते हैं। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को भैया एकदम अच्छे से तैयार कर लो, पूरे के पूरे प्रश्न आपके हाफ ईयरली में इसी प्रश्न पत्र से आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कार्बन को वायु में जलने पर, देखो जब हम लोग कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कह रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण किसका है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो होता क्या है कि जब हम लोग कार्बन को लेते हैं, ठीक है, कार्बन हमारा C होता है ना, जब हम लोग कार्बन को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन यानी O2 से करा देते हैं तो देखो फलस्वरूप हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। देखो होता क्या है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलती है तो कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बन जाती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन को वायु में जलाने पर ये जो अभिक्रिया हो रही है ये क्या है, ये कैसी रिएक्शन है, तो ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है। एकदम सिंपल सी शब्दों में आपको बता देना है कि ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो मतलब कि जब दो अभिकारक है ना, दो या फिर दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को या फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी कि कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन कैसा होता है। तो अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो भैया इसको हम लोग SO2 बोलते हैं, है ना, और अगर मैं इसके विलयन की बात करता हूं कि इसका विलयन होता कैसा है तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके विलयन को आप पता कैसे करोगे। देखो अगर मैं विलयन की बात करता हूँ सिंपल शब्दों में विलयन आपका अम्लीय होता है, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले मतलब कि क्लास में शूट कर चुका था, लेकिन क्लास बीच में शूट नहीं हुई थी, मतलब माइक जो था वो चार्ज नहीं था, तो माइक दोबारा चार्ज करके क्लास दोबारा शूट करनी पड़ रही है।
ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन होता है वह कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को ले लेता हूँ, है ना, और इसकी क्रिया में जल से करा देता हूँ, तो फलस्वरूप हमको H2SO4 मिल जाता है। H2SO4 कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट। और ये जो हमारा हाइड्रोजन सल्फेट होता है मेरे प्यारे साथी, ये आप सभी को पता है ये अम्लीय होता है। तो इस तरीके से मैं यह कह सकता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन बनता है वह हमारा अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ उपखंड खा को, है ना। तो यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, है ना, MCQ के, वह सारे क्वेश्चन आपके थे केमिस्ट्री के, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, है ना। यहाँ पर मैं आपको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हैं, कह सकते हो कि बायोलॉजी के, है ना। तो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ एक एक करके। आपको सारे के सारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर नोट कर लेना है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टेस्टोस्टेरोन की, तो भैया ये सभी को पता होगा कि ये मनुष्यों में यानी कि पुरुषों में पाया जाता है, यानी ये हम सभी लोगों में कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है पाया जाता है। और अगर मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करता हूँ तो ये जो होता है इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर के लिए उपपचय का नियमन करना, मतलब कि शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो राइट आंसर आप टिक लगा के आएंगे पेपर में, अग्नाशय ग्रंथि, है ना। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये मनुष्यों में पाई जाने वाली एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर सी को बिल्कुल राइट कर लेंगे, यानी आंसर नंबर सी को बिल्कुल राइट कर लेंगे, है ना। और चलिए इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपके कराता हूँ। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करो सभी लोग। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो सर्वाधिक विकसित होता है। तो हमेशा याद कर लेना है जो मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है वो आपका सेरिब्रम होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा सरल सा राइट आंसर सेरिब्रम आपको टिक लगा के पेपर में चले आना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बात कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित की जाती है। तो हमेशा याद कर लेना कि मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में कॉपर टी स्थापित की जाती है। तो आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी होती है। तो अगर मैं परिवार नियोजन की स्थायी विधि की बात करता हूं भाई, तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर आपको बिल्कुल जो सही लगा कर आना अपने पेपर में वो आपको लगा कर आना वैसेक्टोमी, ठीक है। तो वैसेक्टोमी को आप बिल्कुल सही लगा के आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अगर मैं क्लोरोफिल की बात करता हूं तो क्लोरोफिल हमारा पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और जो हमारी क्लोरोफिल होती है किसको अवशोषित करता है? तो भैया ये प्रकाश ऊर्जा को आप टिक लगा लेना, ठीक है। राइट आंसर आप प्रकाश ऊर्जा लगा के आएंगे, यानी प्रकाश ऊर्जा को हमारा क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको 13 क्वेश्चन नंबर तक बता दिया। अब देखो स्टार्टिंग से लगा करके यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 7 तक की क्वेश्चंस आपको कह सकते हो कि भैया आपको फिजिक्स के देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लगा करके यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक, देखो 1 से लगाकर 6 तक केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं। 7 नंबर से लगाकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए यहाँ तक बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। इसके बाद 14 से लगाकर 20 तक यानी 14 से लगाकर 20 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, वह सारे क्वेश्चंस आपके कह सकते हो फिजिक्स के होने वाले हैं। तो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, अब मैं आपको फिजिक्स के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिखाता हूं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको राइट आंसर बताता हूँ, आपको वही टिक लगा के पेपर में आना है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समान विद्युत शक्ति के तापदीप, ठीक है, तापदीप बल्ब एवं हीटर में से किस में
अधिक प्रकाश होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ समान विद्युत शक्ति के एक तापदीप बल्ब है, ठीक है, हमारे पास एक तापदीप बल्ब है और दूसरा यंत्र हमारे पास हीटर है। तो हमारे पास दो यंत्र हैं, सबसे पहला यंत्र है तापदीप बल्ब और दूसरा हमारे पास हीटर है। कह रहा है कि इनमें से अधिक प्रकाश किसमें होगा। तो मेरे प्यारे साथी सभी को पता है भैया जो हमारा बल्ब है ना, उसमें अधिक प्रकाश होगा। तो आंसर नंबर हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बल्ब को बिल्कुल टिक लगा लेंगे, ठीक है, बल्ब में बिल्कुल सही लगा के आएंगे। चलो भाई आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं और सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर टिक लगवाता हूं, आपको वही टिक लगा के आना है। चलो भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी एकदम ध्यान से देखेंगे, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, जो आंसर मैं टिक लगवाता हूं वही क्वेश्चन आपको टिक लगा के आना है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं भैया, एक अश्व शक्ति बराबर सभी को याद कर लेना है कि 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट, यानी आंसर नंबर हमारा बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, है ना। और इस वाट को भैया इंग्लिश में कुछ इस तरीके से भी दे रख सकता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो 746 वाट हमारा एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भाई सभी प्यारे साथी एकदम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम समायोजन में समान होता है। तो सभी को टिक लगा के आना है विभवांतर। जो हमारा विभवांतर होता है ना, जब भी कभी समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, है ना, किस तरीके से जुड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला प्रतिरोध कुछ इस तरीके से मान लीजिए जुड़ गया, ठीक है, इसी के नीचे एक और प्रतिरोध जोड़ दिया गया, ठीक है, और भैया इसी के नीचे एक और प्रतिरोध जोड़ दिया गया। अब इन तीनों संलग्नों को एक साथ जोड़ करके एक कह सकते हो कि एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। अब होता क्या कि इस V1 V2 और V3 में जो विभवांतर होगा V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा। यानी भैया तीनों के तीनों संयोजन का समायोजन का जो प्रतिरोध होगा विभवांतर होगा वह आप लोगों का समान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था प्रतिरोधों के समांतर क्रम समायोजन में समान क्या होता है। तो सभी को राइट आंसर टिक लगा के आना है विभवांतर, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो हमेशा याद कर लेना कि भैया कोई भी हमारे पास अगर चालक तार है, ठीक है, तो उसमें जो धारा का प्रवाह होता है ना, वह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा होता है भैया, इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है ना। तो आंसर नंबर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों कर लो। तो आंसर नंबर हमारा ए बिल्कुल सही लगा के आएंगे आप लोग, ठीक है। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। देखो हमेशा याद कर लेना कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, है ना, कोई भी दूरी कहीं पर कितनी भी वस्तु दूरी पर रखी है, कितनी भी पास में रखी हुई है, तो उस वस्तु को आसानी से जो दिखा पाने की जो क्षमता रखता है ना, वो आप लोगों का क्या होता है भैया। तो हमेशा याद कर लेना वह होता है फोकस पर, ठीक है। क्या होता है, फोकस पर। तो राइट आंसर आप लोग फोकस पर बिल्कुल सही लगा के आएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखो अगर मैं बात करता हूं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो देखो भैया प्लास्टिक की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं जल की बात करता हूं तो जल का तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पर अगर प्लास्टिक हमारी ट्रांसपेरेंट हुई तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं और ऑप्शन को देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन दो और दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मिट्टी दे रखा है ना, और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी दे रखा है कांच। अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे साथी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। अब देखो मिट्टी हमारी एक तरीके से भैया कह सकते हो कि एक तरफ से, है ना, अगर मैं इधर से मिट्टी रख देता हूँ, है ना, और नीचे अगर मैं शीशा लगा देता हूँ, ऊपर मिट्टी रख देता हूँ, तो ना तो हम ऊपर से कोई भी वस्तु देखेंगे तो दिखाई पड़ेगी, और जब हम नीचे से कोई वस्तु देखेंगे तो भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो मतलब मिट्टी जो होती है लेंस का काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कोई भी
पदार्थ ले लेता हूं तो उससे हमें कह सकते हो कि एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कांच में भी दिखाई पड़ती हैं और पानी में तो दिखाई पड़ती ही पड़ती हैं। ठीक है, तो मिट्टी बिल्कुल हम लोग सही करके आएंगे, यानी मिट्टी को हम लोग बिल्कुल राइट आंसर टिक लगा के आएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया 20 नंबर में आप बिल्कुल सही लगा के आएंगे कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो अगर मैं वायु के सापेक्ष माध्यम का जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है भैया, हमेशा याद कर लेना हीरा का होता है। किसका? हीरा का। और अगर मैं अपवर्तनांक की बात करता हूँ हीरे की, तो भैया 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 क्या होता है? अपवर्तनांक होता है हीरे का। ठीक है, तो कह रहा वायु के सापेक्ष सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है भैया, तो हमेशा याद कर लेना हीरा का होता है। ठीक है, तो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, मैंने आप सभी को 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताए और हाफ ईयरली के इस प्रश्न पत्र के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनको नोट कर लेना और पेपर में जो जो क्वेश्चन मैंने टिक लगा के आया सारा वही टिक लगा के आना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वायरल आपका अर्धवार्षिक पेपर है भैया। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसके वह सारे क्वेश्चंस, क्योंकि वह सारे क्वेश्चंस आपके मैं बताने वाला हूं जो आपके पेपर में भैया 50 नंबर के आने वाले हैं, है ना। और जितने भी प्यारे साथी बोर्ड परीक्षा हो या फिर हाफ ईयरली परीक्षा हो, है ना, तो अगर आपको चाहते हो कि 70 में मिनिमम हमारे 60 प्लस नंबर आए, है ना, तो कम से कम इसके लिए आपको 50 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ उन क्वेश्चंस को आपको बारीकी से समझना है ना। और जो जो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि भैया इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कैसे करना है, तो वो तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद, क्लास को ख़त्म करने के बाद में। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले उपखंड का की, तो देखो इसमें हमारे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला देखो क्वेश्चंस कह रहा है, और सभी प्यारे साथियों को क्वेश्चन नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और क्वेश्चन कहाँ से इसका आंसर ढूंढना है, तो भाई यहाँ पर समझो, इसका आंसर आपको ढूंढना है गूगल। ठीक है, गूगल में जाना है सभी को, और गूगल लेंस करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, गूगल लेंस करके एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के एकदम फोटो कह सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के लगा देनी है। सभी के सभी आंसर आपको मिल जाएंगे और सारी के सारे आंसर आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है, और वही के वही आंसर आपको पेपर में एकदम छाप के चले आने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिएगा। और यह प्रश्न भैया हर साल आपके पेपर में आता है ना। क्वेश्चन देखो 4 नंबर का है ना। और अगर आप देखोगे तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन, ठीक है, इसको आप द्विविस्थापन कर लो, है ना। कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ना, और बताना है। और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको एक एक लिखने हैं। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करोगे तो एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। यानी अगर आपने इनकी परिभाषा लिख दी, मतलब अगर आपने इनका अंतर बता दिया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने समीकरण बता दिया तो 1 नंबर, तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब लोहे की किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो जो विलयन होता है उसका रंग क्यों बदल जाता है, आपको 2 नंबर में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनका आंसर जो आप नोट करना वही पेपर में छाप के चले आना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां। आपको सबसे पहले बेकिंग सोडा होता क्या है भैया वो बताना है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बनाने की आपको 2 विधियां बतानी है और उनके रासायनिक समीकरण सहित आपको उनको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप नोट करोगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप क्या समझते हो, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। सिंपल शब्दों में बात करूं तो भैया यहां पर आपको परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। कह रहा है कि उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है वह भी बताइए, है ना। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3रा नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग किए आपको जो 2 क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, मैं दिखाता हूं, है ना। तो पहला क्वेश्चन नंबर ये जो कि 4 नंबर का है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये जो कि 4 नंबर का है। और इन दोनों ही क्वेश्चंस में 2-2 प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न पूछे गए थे 2-2 नंबर के। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था 4 नंबर का, और इसमें भी आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3रा है इसमें केवल एक क्वेश्चन है, वह भी 4 नंबर का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। और
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? धातु व उसकी मिश्र धातु के गुणा में, ठीक है, एक मिनट, धातु व उसकी मिश्र धातु से धातु के गुणा में, गुणों में, ठीक है, गुणों कर लो यहाँ पे, तो गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या होती है वह बताइएगा और पीतल का संगठन भी लिखिएगा। देखो 4 नंबर का जो भी प्रश्न आपके पेपर में आता है भैया, थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा उसमें लिखना पड़ता है, लेंदी क्वेश्चन होता है। और एक चीज़ हमेशा याद कर लेना, जितने भी केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस में आपको रिएक्शन भैया जरूर देनी है। हर एक क्वेश्चन मैंने रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमको 3-3 नंबर के 2 प्रश्न देने हैं, यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देना, 6 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलो बात करते हैं कि किस में अंतर स्पष्ट करना है और आपको कौन सा क्वेश्चन नोट करना है। तो आपको क्या करना है कि इन 2, है ना, पहला ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। तो सबसे पहला आपको अंतर जो बताना है खनिज और अयस्क के बीच में बताना है, ठीक है। और दूसरा जो आपको अंतर बताना है मेरे प्यारे साथी, वह आपको निस्तापन और भर्जन के बीच में बताना है ना। तो सभी प्यारे साथी इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। अंतर वाले ये 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में छपे हैं और इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना और गूगल लेंस से ढूंढ करके इन दोनों आंसर को तैयार कर लेना। अब देखो अथवा में क्या होता है कि एक और क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। जिस भी प्यारे साथी को यह लगता है कि ये दोनों क्वेश्चंस मुझको नहीं आते हैं या फिर मैं नहीं तैयार करना चाहता, तो आपको क्या करना है, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब यह क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि अम्ल क्या होता है वह बताइएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं वह बताइएगा, और साथ ही साथ अम्लों के गुणों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। तो लगभग आपको 4 से 5 हेडिंग डाल करके कह सकते हो इस बड़े से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे साथी आपको ये प्रश्न भी नोट कर लेना है और आपको ये प्रश्न भी नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपकी केमिस्ट्री होती है समाप्त, है ना, यहाँ तक केमिस्ट्री होती है आपकी समाप्त। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ और अब आप जो नोट करेंगे मेरे प्यारे साथी वह आपका होगा उपखंड खा। जितने भी क्लास को देख रहे हैं स्टूडेंट, सभी से मैं कहना चाहूँगा भैया, क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, है ना, प्यारा सा लाइक कर देना भाई, इतना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लाइक करने के बाद चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट और वह क्लासें मैं आपको देने वाला हूँ जिन क्लासों को आप देख करके बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो जरूर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा F24 क्लासेस के साथ। जैसे आपके एग्ज़ाम डेट सामने आती है वैसे मैं आपके लिए इतनी बेहतर क्लासें आपके सामने लेकर आने वाला हूं जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अदरवाइज मैं आपको उपखंड खा की बात करता हूं। तो सबसे पहले जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 4 नंबर का है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2-2 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर कह रहा है कि इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है ना वह कौन कौन से हैं उसको बताइए। इसको नोट कर लो, 2 नंबर एकदम पक्का। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बता दिया भैया। गूगल लेंस में जा करके सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, है ना। पहले से आपको पता चल गए हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे हाफ ईयरली में आने वाले हैं। बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको पेपर में जाके इनका आंसर छाप देना है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, और कह रहा है कि यह कितने प्रकार का होता है। तो नोट कर लो 2 नंबर वाला क्वेश्चन। चलो भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो 4 नंबर में क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, ये छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन बड़ा धमाका है। छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन ये आपका बड़ा धमाका है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन को देख करके ये मत अनुमान लगा लेना कि ये क्वेश्चन में कम लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि थायराइड ग्रंथियों के कार्य लिखिएगा। कह रहा है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है इसके आपको कार्य लिखने हैं। तो कम से कम आपको 5 से 7 कार्य लिखने हैं, तब जाकर आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो भाई, और जितने हो सके 5 से 7 कार्य आपको नोट करने हैं और वही आपको पेपर में छाप के आने हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है भैया, इसमें भी हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप के चले आना आंसर इसका। इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 3 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने इसको तैयार कर लिया। फिर अगर आप तैयार कर लोगे स्वपरागण और पर परागण में विभेद, तो 3 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन जिस भी प्यारे साथी को यह लगता है कि मैं ये दोनों क्वेश्चन नहीं करना चाहता, तो जैसा कि आपको यहां देख सकते हो कि अथवा में जो हमारा क्वेश्चन है भैया, एक आवर्त बीजी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले जो पुष्प में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और हर एक चित्र के हर एक भाग का मेरे प्यारे साथी आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो जितने भी प्यारे साथी यह चाहते हैं कि अगर मैं यह क्वेश्चन करना चाहता हूं तो वह यह नोट कर लेंगे, और जितने भी प्यारे साथी चाहते हैं वह ये क्वेश्चन चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथी आप दोनों के दोनों क्वेश्चंस नोट करो, क्योंकि अगर आपके पेपर में मान लीजिए आप पेपर में कोई क्वेश्चन याद करके चले गए, अब हो सकता हो आपको इतने सारे क्वेश्चन में से इन दोनों का आंसर में जो आप तैयार करके गए वो आपको ना याद आए, तो ऐसे में आप दोनों के दोनों प्रश्नों को नोट करके पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों को लिख के चले आना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर उपखंड गा के, है ना। तो उपखंड गा में भैया जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं वह सारी के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे फिजिक्स के। किसके होंगे? फिजिक्स के। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको फिजिक्स के बताऊंगा सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, एकदम अच्छे से नोट करने हैं। और फिजिक्स भी लगभग आप लोगों की कह सकते हो कि 17 से 19 नंबर की आती है। तो अगर आपको ये 17 से 19 नंबर पूरे में पूरे 17 में 17 कह लो, या फिर 19 नंबर की अगर फिजिक्स आती है तो पूरे 19 में 19 अगर आपको लाने हैं, तो चलो एक एक क्वेश्चन जो मैंने बताया है वह सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से नोट करने हैं। तो चलो बात करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं उपखंड गा की बात करता हूं तो वह हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा, यानी फिजिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पर इस पेपर का ये 8वां प्रश्न है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि फिजिक्स में आपके 2-2 नंबर वाले आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो और एक चीज़, आपको ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको अधिक से अधिक यहाँ पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, चाहे वो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। कह रहा है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी हमको 20 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमको प्रतिबिंब की स्थिति V बताना है। ठीक है, इसकी प्रकृति बताना है, यानी M हमको बताना है, और कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा खींचकर हमें बताना है। ठीक है, तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सारे प्यारे साथी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 3 चीज़ें पूछी गई हैं। हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्वेश्चन फिर कह रहा है कि आपको प्रकृति यम बताइए, और फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका किरण आरेख भी आप लोगों को खींचना है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, और बारीकी से सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सारे प्यारे साथी नोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं। तो सभी लोगों को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के भैया कितने 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है, ठीक है, एक, और एक दूसरा नियम होता है। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम तैयार कर लेने हैं, और इन्हें रेखा चित्र भी बना करके समझाना है। इसका एक रेखा चित्र भी बना करके आपको समझाना है। 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी है कि यहाँ पर आपके 2 प्रश्न होंगे, और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का होगा। दोनों में परिवर्तन यह है कि भैया यह क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपका एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले इस प्रश्न का, है ना, और फिर इस फिगर का तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको ऊपर 10 ये वाला प्रश्न डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन में पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न को पढ़ूँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रतिरोध
R1 बराबर 15 ओम दे रखा है, R2 बराबर आपको 10 ओम दे रखा है और आपका R3 बराबर में 30 ओम दे रखा है और साथ ही साथ आपको R4 बराबर में 5 ओम दे रखा है और साथ ही साथ ये पूरे जो प्रतिरोध हैं जिस बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस विभवांतर के साथ जुड़े हुए हैं, वह हमारा 18 वोल्ट है। यानी 18 वोल्ट के विभवांतर के साथ ये सारे प्रतिरोध आपके जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। मेरे प्यारे साथी, आपको क्या कह रहा है कि ये 3 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में दे रखे हैं, इसके बाद ये 2 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में दे रखे हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथी आपको ये तीनों के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लाना है, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में लाना है ना। फिर आपका ये प्रतिरोध 1 बन जाएगा और ये प्रतिरोध आपका 1 बन जाएगा। फिर यहाँ से एक प्रतिरोध और यहाँ से एक प्रतिरोध, आपको 2 प्रतिरोध मिलेंगे। इन दोनों ही प्रतिरोधों को आपको श्रेणी क्रम में बना करके एक प्रतिरोध में ले आना है। जब आपको एक प्रतिरोध मिल जाए तो मेरे प्यारे साथी आपको यहाँ से धारा निकाल लेनी है ना, कि धारा कितनी होगी और साथ ही साथ आपको V का मान भी निकाल लेना है, विभवांतर का मान भी निकाल लेना है ना। तो देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपका ये हो गया है ना। और अगर मैं बात करता हूँ तो 10वें नंबर में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा की परिभाषा दीजिएगा है ना, और किलोवाट घंटा और जूल में संबंध जो होता है उसको स्थापित कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है और 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। जितने भी प्यारे साथी चाहते हैं मैं दोनों प्रश्न तैयार करूं वो दोनों तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करना है ना। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको सबसे पहले पेपर के लिए तैयार करना है ना। तो जल्दी से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आज की इस क्लास के अंदर, इस हाफ ईयरली के पेपर में साइंस के है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार पेपर के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपने ये पेपर के सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट किए हैं, एक एक क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से स्क्रीनशॉट लिया है और बताने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपने घर में एक बार तैयार कर लिए, तो पेपर में ये आपके स्कूलों में ये पेपर आने वाला है। उससे पहले मैंने आपको ये पेपर बता दिया है, आपको क्वेश्चन नोट करके तैयार करके एकदम पेपर में छाप के चले आना है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।